हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हम पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज भी हम वही एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में हम ये कंप्लीट करेंगे। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप सीरियसली मतलब पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, देन आपको फिर पता ही है कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं। उस चीज़ में हम बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। ठीक है, फिर हम आपकी 2-2, 3-3 क्लास भी ले सकते हैं। जिस तरह से हम आपको लाइव पढ़ा रहे थे पिछली बार, रात के 1-1 बजे तक हम आपके साथ रहे। ठीक है, जब हमें लगेगा कि आप में आज भी वो सीरियसनेस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। लेकिन फिलहाल आप ये वाले लेक्चर जो है आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ठीक है, यानी कि जो वर्ड सेक्युलर है, सेक्युलर वर्ड जो है वो प्रेम्बल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब ऐड किया गया था? शाबाश, जल्दी आप भी आंसर दीजिए। 41st अमेंडमेंट, 42nd, 43rd या 44th? देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 इसका सही जवाब है। देख लीजिए, याद रख लीजिएगा, ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, इस दिन सिर्फ वर्ड सेक्युलर ही इसमें प्रेम्बल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। यानी कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, 42nd अमेंडमेंट पता है कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट। इस दिन सिर्फ सेक्युलर वर्ड ही प्रेम्बल में ऐड नहीं किया गया था, बल्कि इसके साथ साथ वर्ड सोशलिस्ट जो है ना, वर्ड सोशलिस्ट वाज आल्सो एडेड इन प्रेम्बल। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इनमें से फंडामेंटल राइट कौन नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। देख लीजिए, ये सभी के सभी पहले ही क्या थे, पहले ये सभी के सभी क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन इसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है उसको फिर रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से। वो कौन सा था? यानी कि आज आपको बताना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताइए आज इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी भी है, लिबर्टी भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी है, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये नहीं है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक लीगल राइट है। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? देख लीजिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? मैं आपको ऐसे दो ऑप्शन पहले दिखाऊंगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये होगा, हाँ ये भी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज भी है, लेकिन जो राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क है ना, ये नहीं है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क है ना, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी क्रैशड? ठीक है, देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से ऐसी कौन सी रिट है, ठीक है, दैट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी क्रैशड। तो इसका जो सही जवाब है, देख लीजिए, मैंडेमस, सर्चेरियो, को वारंटो या हैबिस कार्पस। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्त, इसका जो सही जवाब है दैट इज सर्चेरियो। ठीक है, ये जो सर्चेरियो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सिरशयोरेरी जो है, सिरशयोरेरी इसको बोलते हैं। ठीक है, सिरशयोरेरी। ठीक है, सिरशयोरेरी का लिटरल मीनिंग क्या है? टू बी सर्टिफाइड। तो ये एक ऐसी रिट है, टोटल में कितने रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं। तो ये एक ऐसी रिट है जो एक सुप्रीम कोर्ट, जो एक हाई कोर्ट निकाल सकती है। किसके लिए? टू गेट एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्स ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो इनमें से कौन सी वो बिल है, इनमें से ऐसी कौन सी बिल है, बिल ऑफ विच फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा, जिसको सिर्फ लोकसभा में ही हम इनिशिएट कर सकते हैं? किस बिल को? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मोनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है, शाबाश, क्या है? दैट्स मोनी बिल। मोनी बिल जो है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ठीक है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, इसको आप लिख के रखना। ठीक है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। नेक्स्ट है, विच रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग? यानी कि देख लीजिए, रिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, हाई कोर्ट भी निकाल सकती है रिट्स। ठीक है, रिट मान लीजिए ये एक किस्म का हम कहेंगे ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किस रिट को निकाल सकती है, किस रिट को मतलब फॉरवर्ड कर सकती है इन ऑर्डर टू कंपेल एन अथॉरिटी। जो क्या करती होगी? जो किसी अथॉरिटी को ये जिस रिट में ये लिखा होगा
किसी अथॉरिटी को वो भेजेंगे और उस अथॉरिटी को ये कहा जाएगा कि आप वो काम करो जो आपको करने को कहा गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट का काम है कि वो अच्छी तरीके से तमाम एजुकेशनल जो स्कीम्स है उनको लागू करे। ठीक है, तमाम जितने भी मतलब उनको ऑर्डर्स आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फॉलो करने हैं। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या करेगा, कोर्ट जो है वो रिट करेगा। ठीक है, कोर्ट जो है वो क्या निकालेगा, रिट निकालेगा, और इस रिट में ये लिखा होगा, ठीक है, उस रिट में ये लिखा होगा, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा जाएगा आप वो काम करो जो आप नहीं कर रहे हो, यानी कि आप वो काम करो जो आपको गवर्नमेंट ने कहा है आप वो काम करो। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अथॉरिटी को रिट भेजी जाती है, उसको ये कहा जाता है कि जो काम आप नहीं करते हो उसको आपको करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई गलत काम कहा जाएगा कि आप कोई गलत काम करो, नहीं, मतलब कोई भी काम जो होगा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होगा, अगर वो अथॉरिटी नहीं कर रही होगी तो कोर्ट जो है वो क्या निकालेगी, रिट निकालेगी, जिसमें ये कहा जाएगा उस अथॉरिटी को कि आप ये काम करो। तो कौन सी रिट निकाल सकते हैं, उस रिट को हम क्या बोलते हैं, जिसमें अथॉरिटी को कहा जाता है कि आप वो काम करो जो आप नहीं कर रहे हो। रिट ऑफ सर्चारी। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बहुत बार क्या होते हैं, गलती होती है। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ को वारंटो। मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस, याद रख लीजिएगा। ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेटेड है ना, जुडिशरी जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे भारत में। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये किस पार्ट में लिखा गया है? शाबाश, प्रेम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या 7th शेड्यूल में, किस में लिखा गया है? शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका सही जवाब है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा गया है कि जो जुडिशरी है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आर्टिकल 50 याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 डील्स विद इट। ठीक है, यानी कि अंडर आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 में ये लिखा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रिडिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय simple majority, absolute majority, 2/3 majority of members voting, 2/3 majority of the members voting and an absolute majority। इसका जो सही जवाब है देख लीजिए, अगर आप में से किसी को पता है तो आप भी दीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे हो, इसका जो सही आंसर है दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, जब भी किसी स्टेट को नई कोई स्टेट क्रिएट करनी होगी, किसी स्टेट को स्प्लिट करना होगा यूनियन टेरिटरी में, जिस तरह से हमारी जम्मू एंड कश्मीर को किया गया, या कोई नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट करनी होगी, किसी स्टेट के बाउंड्री जो है चेंज करने होंगे, तो ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में किया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जो वो इस पर क्या लगती है, मान लीजिए एक इलेक्शन होता है, ठीक है, वोटिंग की जाती है, मेंबर्स को कहा जाता है कि आप इस डिसीजन के साथ हो या नहीं हो, आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हो, डू यू एग्री विद दिस डिसीजन। ठीक है, तो जो मेंबर्स है ना, तो वहां पे कितने वोट मिलने चाहिए, याद रखिएगा, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी, वहां पे 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं चाहिए, वहां पे आपको 1/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि जहां ज्यादा लोग जाएंगे, अगर एक ही वोट किसी के हक में ज्यादा आया तो वही उसी का फैसला माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक साइड से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहाँ से BJP है, ठीक है, ये बता रही है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल BJP ने 244 वोट्स हासिल किए, इसने 243 वोट्स हासिल किए, तो सिंपल मेजॉरिटी किसकी हुई, BJP की, तो इस BJP का माना जाएगा यहाँ पे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो सकती है। Of the following words in the preamble of Constitution of India which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976। देख लीजिए, 42nd Amendment of 1976 में हुआ, कब, जो 42nd Amendment हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ वो कब हुआ, 1976 में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, उस दिन मैंने आपको बताया था वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट उस दिन ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, यही बोला था अभी। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये बताइए ऐसा कौन सा वर्ड था जो इस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। सोशलिस्ट को ऐड किया गया था, पहले मैंने आपको बताया, सेक्युलर को भी ऐड किया गया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसको नहीं ऐड किया गया था। शाबाश, बताओ। इसका जो सही जवाब है दैट इज 3rd। ठीक है, ये जो डिग्निटी है ना, वो डिग्निटी वाज नॉट एडेड अंडर दिस
अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, अभी ऊपर मैंने आपको बोला ना, ये जो सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए तभी जाके क्या हो सकता है, किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज हम आल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नई स्टेट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो रिडिफाइन हम बाउंड्री कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, फॉर रिडिफाइनिंग द बाउंड्री आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन इसके लिए रिलेटेड एक आर्टिकल है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 3, आर्टिकल नंबर 3 जो हमारा है, ठीक है, आर्टिकल 3 दैट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, याद रख लीजिएगा, दैट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, कोई भी नई स्टेट बनानी होगी, कोई भी, हाँ, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री याद रखना आप, ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री यानी कि बाउंड्रीज चेंज करनी होगी, ठीक है, या क्या हम इसको बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ नेम्स, ठीक है, नेम किसी स्टेट का चेंज करना होगा, किसी जगह का चेंज करना होगा, तो ये सारी चीज़ें हम किस के अंडर कर सकते हैं, आर्टिकल 3, यानी कि आर्टिकल 3 गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, किसी भी बाउंड्री को आप क्या कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो, आल्टर कर सकते हो, चेंज ला सकते हो, ठीक है, बाउंड्रीज में, स्टेट्स के नेम्स में। तो ये किस आर्टिकल के तहत ये कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के तहत, और इसके लिए इनको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें कौन सा वर्ड नहीं है, जस्टिस है क्या, फ्रेटर्निटी है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है, शाबाश, जल्दी बताओ, किसी को पता है तो जल्दी बताओ। 3 इसका सही जवाब है, एडल्ट फ्रेंचाइज उसमें मेंशन्ड नहीं है। अब बताओ कि इक्वालिटी ऑफ पोजीशन कहाँ पे है, इक्वालिटी का मतलब ये ना इक्वालिटी ऑफ पोजीशन, ठीक है, इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, जस्टिस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए थे, ठीक है, शाबाश, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, कनाडा, किससे किए गए थे, शाबाश, याद रख लीजिएगा, ये अमेरिका से किए गए थे। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू, ठीक है, तो किस राइट, ऐसा कौन सा राइट है जो हमें ये गारंटी करता है कि आपको फंडामेंटल राइट जो है वो जरूर मिल के ही रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू, यानी कि किस राइट से ये हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें जरूर मिल के ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप किस राइट के अंडर कोर्ट में जा सकते हो। तो ये जो मैंने आपको कल मैंने आपको पढ़ाया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर इस के तहत मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपको फंडामेंटल राइट जो है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो फिर आपको मिल के ही रहेंगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप इस राइट के अंडर, ठीक है, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, उसको आप ये अपील कर सकते हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू ए रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इज वेस्टेड इन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, आपको पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिट्स जो हैं इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट, क्या सिर्फ हाई कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकता है, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं, आपको ये बोलना है। देख लीजिए, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। टोटल में कितने रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं। Which of the following writs of High Court or Supreme Court is sought to produce in the court a person suspected to be missing in custody, ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऐसी कौन सी रिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले आपको बोला जब भी मैं रिट पढ़ूंगा ना आपको ये समझ में आना चाहिए, रिट जो है वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रिट है विच इज सॉट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट ए पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन द कस्टडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो चल रही ना वीडियो, हाँ, जो हैबिस कॉर्पस है, ठीक है, हैबिस कॉर्पस मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ये इसका सही जवाब है, ठीक है, हैबिस कॉर्पस के अंडर, ठीक है, हैबिस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर निकालता है कि जो पर्सन है उसको आप कोर्ट के सामने, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल होगा उसको आप कोर्ट के सामने क्या करो, पेश करो, ठीक है, जिसको आप, यानी कि मान लीजिए अगर पुलिस किसी बंदे को कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम खुद इस मसले को दबाएंगे, लेकिन किसी ने मतलब
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमारे इस क्रिमिनल को, मतलब हम इसको बेल के लिए अप्लाई करते हैं या हम चाहते हैं कि इसको जस्टिस मिले, लेकिन जो पुलिस है वो उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है, तो इस दौरान क्या कर सकती हैं, कोर्ट एक रिट इशू कर सकती हैं जिसको हम बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस के अंडर वो उनको क्या कहती हैं कि आप क्रिमिनल को या आप जो सस्पेक्टेड हैं उसको आप कोर्ट के सामने पेश करो, ठीक है। यानी कि ऑर्डर्स होते हैं, रिट जो नहीं ऑर्डर्स होते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड बाय कोर्ट। जो रिट ऑफ मैंडेमस है, ठीक है, मैंडेमस का मतलब क्या है, मैंडेमस का लिटरल मीनिंग क्या है पता है किसी को, मैंडेमस मीन्स टू कमांड, ठीक है, यानी कि ये एक कमांड होती है, ठीक है, मैंडेमस मीन्स टू कमांड। तो रिट ऑफ मैंडेमस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसको इशू कर सकती है, एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। क्या ये इसका सही जवाब है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है, तो ऊपर ही मैंने अभी आपको बताया था, ये किसी भी ऑफिशियल, किसी भी क्या किया जाता है, किसी ऑफिशियल को कहा जाता है कि आप पब्लिक वर्क करो, ठीक है, जो पब्लिक आपकी ड्यूटी है, ठीक है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है, जिस ड्यूटी के लिए आपको गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है, आप वही ड्यूटी करो, ठीक है। तो ये किस, यानी कि वो उससे, यानी कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, वो अपने कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकता, यानी कि जो उसको कहा गया है कि आपका पावर इतना है, उस पावर के बियॉन्ड, ठीक है, वो अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई सरपंच है, वो कहेगा कि मैं डीसी का काम करूंगा, वो डीसी का जैसे दबाव रखेगा वो नहीं चलेगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, शाबाश, टोटल 11 है, पहले कितने थे, 10 थे, ठीक है। जो 11th है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब ऐड किया गया, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, 11th जो है वो 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है। किस अमेंडमेंट के तहत, 86th अमेंडमेंट जब हुआ था ना, 86th अमेंडमेंट जब हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2002 में, उस टाइम पे 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी वो ऐड किया गया था। अच्छा, 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, आप नोट कर लीजिए जल्दी, वो ये था क्या, इट इज ड्यूटी ऑन एवरी गार्डियन, यानी कि इट इज ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्डियन, उनकी क्या ड्यूटी है कि वो देखें, टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड और वार्ड वाज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन बिटवीन एज ऑफ 6, याद रख लीजिएगा, बिटवीन एज ऑफ 6 and 14, ठीक है। यानी कि इसमें ये लिखा गया था कि हर एक पेरेंट की ये ड्यूटी है, हर एक गार्डियन की ये ड्यूटी है कि वो देखे उसके बच्चे को क्या एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसको मिली थी, उसको एजुकेशन मिली किस एज में, 6 ईयर से लेकर 14 ईयर के बीच के एज में क्या उसको एजुकेशन मिला या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू ए पार्लियामेंट इज ए, जो हमें राइट टू वोट मिलता है ना, ठीक है, देख लीजिए, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू ए पार्लियामेंट, जो राइट टू वोट होता है ना, ठीक है, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू ए पार्लियामेंट इज ए, राइट टू वोट कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या नेचुरल राइट, ठीक है, कौन सा राइट है, शाबाश, फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल या नेचुरल, इसका सही जवाब जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो राइट टू वोट ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो जो राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट आर्टिकल 326, हाँ 326 जो है यह हमें गारंटी देता है कि यह हमें मतलब इंश्योर करता है, इसमें लिखा गया है कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू ए पार्लियामेंट, ठीक है। A writ issued by Supreme Court compelling a quasi-judicial public authority to perform its mandatory duties, कितने बार, 2-3 बार मैंने आपको यही रिट पढ़ाई, ठीक है। तो ये बताइए ये ऐसी कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती हैं पब्लिक अथॉरिटी को, उसको कहा जाता है कि आप अपनी मैंडेटरी ड्यूटी करो, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी जो है वो मैंडेटरी करो, कौन सी है, शाबाश, अभी मैंने आपको बोला था मैंडेमस। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, फंडामेंटल राइट्स हम किसको नहीं दे सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, bankrupt persons, aliens, persons suffering from incurable diseases या political sufferers। देख लीजिए इसका जो सही जवाब है दैट इज एलियंस, ठीक है, यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना, फॉरेनर्स जो होते हैं, दे आर नॉट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू देम। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड, हमारे भारत में, ठीक है, हमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, शाबाश, बाय बर्थ, हेरिडिटी, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय रिक्वेस्ट, शाबाश, क्या कहा जाता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड इन इंडिया, तो बता दीजिए, शाबाश। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज बाय बर्थ,
भी हमें सिटीजनशिप यहाँ पे मिल सकती हैं, हेरिडेटरी भी हमें सिटीजनशिप मिल सकती हैं, बाय रजिस्ट्रेशन भी हमें मिल सकती हैं, बाय रिक्वेस्ट नहीं मिल सकती। तो 1 2 3 इसका सही जवाब है, यानी कि पार्ट 2 इसका सही जवाब है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? शाबाश बताओ। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनएमेंडेबल? यानी कि ये किस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अनएमेंडेबल, यानी कि उनको हम छेड़ नहीं सकते, उनको हम एडिट नहीं कर सकते। आप याद रख लीजिएगा, केशवानंदा भारतीय केस जो है ना, इसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कितने रिट्स इशू कर सकती हैं? शाबाश, याद रख लीजिएगा 5 रिट से इशू कर सकती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये बारो किया गया था? याद रख लीजिएगा, ये इरिश यानी कि आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बारो किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या है? इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, क्वाजी इन्फोर्सिबल, पार्टली नॉन इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे ना, तो हम कहेंगे दैट आर इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, उनको किसी भी हाल में इन्फोर्स करना ही करना है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रख लीजिएगा, दे आर नॉन इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। यानी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई कोई गवर्नमेंट नहीं भी करती है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उसके लिए आप वहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, तो फिर आप कोर्ट के सामने जा सकते हो। प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज? तो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रीड करता है? सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। शाबाश, आप भी ऑप्शन देखो। इसके लिए मैं आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है। मैं देखूंगा कि आपने कितने मतलब आपने खुद कैसा पढ़ा था। मैंने आपको ये जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके, मतलब सारे जो टर्म्स इसमें है, सारे जो वर्ड्स इस प्रेम्बल में हैं, वो मैंने आपको बताए। अब आप खुद देख लीजिए, आपको पूछा जा रहा है कि ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया, प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो वो हमारे भारत को कैसे रीड करता है, यानी कि इसमें कौन कौन सा वर्ड एडेड है। शाबाश, देख लीजिए, इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, सॉवरन भी है, सोशलिस्ट भी हैं, सेक्युलर भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक हैं, तो ये सारी वर्ड्स इस प्रेम्बल में मेंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है? कौन है? शाबाश, लेजिस्लेचर आपको फंडामेंटल राइट्स दिला सकती हैं क्या? एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जुडिशरी। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो फिर आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन इनमें से फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको दिलवा सकता है? तो याद रख लीजिएगा, जुडिशरी इसका सही जवाब है। आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था? अभी ऊपर मैंने आपको बताया। शाबाश, बताओ जल्दी। अभी ऊपर मैंने आपको बताया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ? राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ये एक फंडामेंटल राइट था, है ना? तो अब उसको किसके रूल के दौरान इस फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को? बताइए। शाबाश, ये अब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है, लेकिन आपको बताना है कि किसके रूल के दौरान इस राइट को क्या किया गया था। शाबाश, इस राइट को रिमूव किया गया था। शाबाश, बताओ। शाबाश, राइट टू प्रॉपर्टी को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब ये फंडामेंटल राइट थी तो ये किस आर्टिकल में आता था, याद रखिएगा, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 32 जो है ना, ये दो राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करते थे। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो किस पार्ट में इंडियन फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं? शाबाश 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 शाबाश, पार्ट 3 में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली? इनमें से ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही मिल सकता है? शाबाश, ऑप्शंस देख लीजिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ,
प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। शाबाश, आंसर दीजिए, शाबाश। तो आप याद रखना, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना, ये वाला जो फंडामेंटल राइट है, याद रख लीजिएगा, इट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन citizens cannot be suspended, can be suspended, can never be suspended under any circumstances, none of the above is correct। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इसका आंसर दीजिए, शाबाश शाबाश, जल्दी। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिल रहे हैं, क्या उनको कभी सस्पेंड किया जा सकता है? या बिल्कुल भी उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, या किसी सर्कमस्टेंस के अंडर इनको सस्पेंड किया जा सकता है? शाबाश, बताओ। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्त, दैट इज कैन बी सस्पेंडेड। इनको हम सस्पेंड कर सकते हैं। कब सस्पेंड कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 359। जो प्रेसिडेंट है ना, भारत का प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 359 उसको एम्पावर करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे, याद रख लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन याद रख लीजिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, याद रख लीजिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, उस टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, ये दो आर्टिकल्स वो सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दो जो हैं ये हमसे छीने नहीं जा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 51 है ना, आर्टिकल 51A ये इसके साथ डील करता है। ठीक है, और किस पार्ट में लिखा गया है? पार्ट 4A जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे गए हैं। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।